नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और देश के 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर आज चुनावी मतदान, जिसको लेकर आज जो सभी हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, इन सभी सीटों पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से जारी है और शाम 6 बजे तक, कई जगहों पर शाम 5 बजे तक मतदान जो है वो जारी रहेगा। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से और मतदाताओं को लेकर जिस तरह का उत्साह इस बार देखा जा रहा है, तमाम जागरूकता अभियान मतदाताओं को लेकर चलाए गए। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिली है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, इसके साथ ही मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार की मतदान की जो स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार सुबह 7 बजे से जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार पहले चरण में? इसका जी मैं बता दूं कि ये मतदान इस बार बहुत ही उत्साहपूर्वक है, क्योंकि पहले की तुलना में जो 2014 हुआ, 19 हुआ और जो 24 का चुनाव होने वाला है, ये काफ़ी लोग इसमें जागरूक हो गए हैं। जो पहले होता था कि चुनाव में लोग की मतलब परसेंट कम हो जाते थे कि उतना लोग, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक उत्सव के तौर पे, जैसा पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये उत्सव का एक माहौल बन रहा है वोट को लेके, तो लोग घर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं वोट करने। और सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक जो 6 संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर मतलब हौड़ सुबह से देखी है कि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वोट कर रहे हैं अपना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी वहाँ रियायत बरती है, सब चीज़ों की वहाँ व्यवस्था कर रखी है। कुछ जिलों में उन्होंने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है और वहाँ पे पेयजल है और टेंट वगैरह की व्यवस्था की है। काफ़ी लोग को वहाँ सहूलियत मिल रही है। और इसमें नई बात ये देखने को मिल रही है कि जो वहाँ दिव्यांग है, जो नहीं जा सकते हैं, और वहाँ के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है, घर पे जाके वो मतलब इलेक्शन कमीशन की जो है वो घर से जाएं और उनका वोट लें। तो ये एक बहुत अच्छा एक माहौल देखने को मिल रहा है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सुबह से ही काफ़ी, मतलब अब तक 12 बजने को आए हैं, 12:30 के आसपास हो रहा है। अब तक में 30 से 35% मतदान हो चुके हैं और ये प्रक्रिया अभी सतत चली रही है और शाम 6 बजे तक ये वोट पड़ेंगे। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो मतदान को लेकर उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, इसके साथ साथ मुद्दों की अगर आप बात करें मनीष, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीटें हैं, पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश की जैसे छिंदवाड़ा जो है वो हॉट सीट है, छिंदवाड़ा को लेकर जो एक तरफ सांसद नकुलनाथ जो है वो अपनी जीत दोहराने की कोशिश में है, तो बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। क्या लगता है आपको इन 6 सीटों पर क्या समीकरण आप देख रहे हैं? सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच, लेकिन क्या लगता है जो सीटें हैं वो किसके खाते में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? जी रिस्का जी, बात करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम चलते हैं। जैसे 14 से हम आते हैं, 14 में हुआ, 19 में हुआ और 24 में, तो जो 28 सीटों पे जो काबिज थी बीजेपी, इस बार उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा कि नहीं, हम पूरी तरह से मतलब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आनी चाहिए। जो एक सीट बची है छिंदवाड़ा की, उस पर एक रण बहुत पहले से, पिछले 6 महीने से जब विधानसभा चुनाव हुए तब से लेके अभी तक उस पर एक तैयारी की जा रही है। लेकिन वहाँ नकुलनाथ का क्या है कि उसको गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता है। और वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब तक में जो देखा गया है वो डिपेंड रही है कांग्रेस पे। हो सकता है इस बार कुछ नया बदलाव वहाँ की जनता चाहती हो और कांग्रेस ने अपनी हर तरह की स्कीम वहाँ मैनिफेस्टो लागू किए, लोगों को बताया। उसी तरह बीजेपी भी वहाँ गई और जिस तरह से पिछले 10 दिन से वहाँ पे सीएम मौजूद हैं और लोगों से मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, जो इनके लिए अब नया क्या है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इनकी सरकार रही है कांग्रेस की। अब नया आप क्या देखना चाहते हैं, तो नएपन के साथ वो उतरने को तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए सिर्फ ये रहेगी क्योंकि वो एक सीट उनको काबिज करना है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात देखी जाए तो कांग्रेस के पास फिलहाल अभी खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ एक सीट है। तो यहाँ एक जो रण है वो दोनों तरफ से देखने को काफी चुनौतीपूर्ण मिलेगा। अब आगे जो होने वाला है ये तो देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता है और छिंदवाड़ा की जनता ही तय करेगी कि आगे आने वाले समय में इसका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल मनीष, आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि कहां पर अभी 11 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग
जो है वो हो चुकी है। तो देखिए वोटिंग को लेकर अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल राजस्थान में 11 बजे तक 22% वोटिंग हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 33.56% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 30.46% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगातार पिछले बार के मुकाबले इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आगे अगर हम चले, छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 28%, 1-2% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 24.83%, तमिलनाडु में 11 बजे तक 23.72% वोटिंग हो चुकी है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 11 बजे तक 19.17% वोटिंग हो चुकी है। मणिपुर में 11 बजे तक 27.74 वोटिंग, असम में 11 बजे तक 27.22% वोटिंग। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में भी 11 बजे तक 22.60% ये वोटिंग हो चुकी है। तो 11 बजे तक की ये जो आंकड़े हैं, ये जो प्रतिशत है, ये सामने आ रहे हैं, जहां पर लगभग 30% जो वोटिंग है वो यहां सभी जगह हो चुकी है। आपको बता दें राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6, उत्तर प्रदेश की 8 और राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की ये प्रक्रिया जो है वो जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का आगाज आज से और आज 11 बजे तक के ये आपको आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में 22% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 30%। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 28.12% वोटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में 11 बजे तक 24.83%, तमिलनाडु में 11 बजे तक 23.72% वोटिंग। बिहार की अगर बात करें तो 11 बजे तक 20.42, मेघालय में 31.65 और महाराष्ट्र में 19.17% 11 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। मणिपुर में आप देखें 11 बजे तक 27 वोटिंग हो चुकी है। असम की अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर 27 वोटिंग अभी तक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो 11 बजे तक 22.60% की यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की ये जो प्रक्रिया है वो जारी है और लगातार आप देखिए। मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 11 बजे तक के ये जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए हैं, 11 बजे तक मध्य प्रदेश की भी अगर आप यहाँ पर बात कर ले तो 30% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। क्या लगता है वोट प्रतिशत को लेकर, वोट शेयर को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंकड़ा पिछले बार के मुकाबले इस बार बढ़ेगा? मतदाता जो है वो घर से निकल कर, क्योंकि इस बार आप देखें मनीष, क्योंकि गर्मी को लेकर भी, क्योंकि 7 चरणों में जो चुनाव होने, इलेक्शन कमीशन के पास हर बार ये चुनौती बड़ी होती है। गर्मी का मौसम है, लू की लहर, सुबह से 30% वोटिंग हुई है, लेकिन दिन में क्या इस तरह का आंकड़ा जो है वो जारी रहेगा? क्योंकि गर्मी इस तरह की, लू चलते हुए घर से बाहर नहीं निकलते हैं मतदाता, और इसी वजह से सुबह से हमने देखा कि मतदान केंद्रों पर भीड़ थी। लेकिन क्या ये आंकड़ा जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा? मनीष, ठीक है मनीष कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी वोटिंग प्रतिशत हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो 30% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। क्या लगता है आपको पिछले बार के मुकाबले इस बार का ये जो आंकड़ा है वो वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा? जी बिल्कुल ऋषिका जी, क्योंकि इस बार मैंने जैसा कि बताया आपको कि लोग इस बार बहुत जागरूक भी हो रहे हैं और बहुत उत्साहित भी हैं अपने वोट को लेके। और दूसरी चीज़ की इसमें नई चीज़ें ये जुड़ी हैं कि इस बार जो नए वोटर्स आए हैं, जो अभी उन्हें जो पहली बार वोट करेंगे, उनमें भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जागरूक हैं अपने वोट को लेके। और वहाँ जिस तरह से अभी उनका पहला वोट है, वो सुबह से ही वहाँ मौजूद है। उनसे हमारी बात भी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक नई सरकार चाहते हैं। नई सरकार इन द सेंस कि जो हमारे लिए काम करे।
रोजगार के क्षेत्र में काम करे और सेक्टर्स में और क्षेत्र में काम करे, तो उनकी बहुत जैसे कि अपेक्षाएं थी, जैसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ नया चाहिए। तो उस बेस पे भी जो नए वोटर्स लगभग 3 लाख के आसपास जो निकल के आए हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और रही दूसरी बात कि आपने कहा कि जो गर्मी पड़ रही है और ये क्या शाम 5-6 बजे तक वोटिंग हो पाएगी, जी बिल्कुल ये वोटिंग हो पाएगी, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं और वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं और लोगों को बहुत सहूलियत दी जा रही है। अगर किसी तरह की उनका जैसे डिहाइड्रेशन भी हो रहा है या किसी को चक्कर आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ मेडिसिन भी अवेलेबल कराई गई हैं और वहाँ डॉक्टर्स भी उपस्थित हैं। तो ये सारी प्रक्रिया देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि लोग पहले की तुलना में 19 की तुलना में इस बार ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोट करें। ठीक है मनीष कुमार, हमारे साथ मनीष यादव भी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से संवाददाता। मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहे हैं। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल वर्तमान में दिखाई दे रहा है? मैं आपको बता दूं इसका, देखिए जिस तरीके से अभी जो युवा वर्ग है वो लगातार जो वोटिंग सुबह से उनकी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार जिस तरीके से युवाओं की बात हो रही है तो युवा जिस तरीके से जो वोटिंग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ये एक बदलाव की दिशा में जो है वो वोटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार को लेकर और भी जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर ये युवा वर्ग जो है वो लगातार और भी तमाम जिस तरीके से धूप है और कड़ी धूप में इस तरीके की वोटिंग जो है वो लगातार शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है और शाम 6 बजे तक इस तरीके से वोटिंग होनी है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वोटिंग का जो समय है वहां तक समय तक भी जो है वोटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से आपने बताया कि गर्मी का क्योंकि मौसम है और जिस तरह से अभी मनीष कुमार भी बता रहे थे कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई हैं सभी मतदान केंद्रों पर। इन 8 सीटों पर अगर हम बात करें मनीष यादव उत्तर प्रदेश की, तो 8 सीटों पर आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का वहां पर दबदबा इस बार दिखाई दे रहा है, और क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से अभी सीटों का आकलन अगर हम करें तो जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है मतदाता का मिजाज क्या है, उनके मन में क्या है, वो किस मुद्दे को लेकर इस बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। मनीष कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं, 6 सीटें हैं। एक जिस तरह से छिंदवाड़ा सीट का आपने बताया, छिंदवाड़ा सीट का जो समीकरण है अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में क्योंकि टक्कर कड़ाके की देखी जा रही है इस बार, जिस तरह से छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार हुआ है वो देखने लायक था, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस वहां पर वापस जीत की हैट्रिक करती नजर आ रही है, जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। तो वहीं बीजेपी का अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में बीजेपी का खास फोकस इस बार हम देख रहे हैं। बाकी अगर मैं 5 सीटों की मध्य प्रदेश में बात करूं, वोट प्रतिशत, वोट शेयर, जिस तरह से आपने बताया कि वोट प्रतिशत तो पड़ेगा ही, लेकिन जो बाकी की 5 सीटें हैं इन पर आपको क्या लगता है, मतदाता का क्या मिजाज है, किन मुद्दों को लेकर इन सीटों पर वोटिंग होगी? जी रिस्का जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो देश है वो शिक्षा के क्षेत्र में तो है और क्षेत्रों में तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से हम एक धार्मिक मुद्दे को भी लेकर चलते हैं। हम धर्म से ही बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं। बात यहाँ पे है कि जिस तरह से राम मंदिर का अभी जिस तरह राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा है, अभी उसमें सूर्य तिलक हुआ, तो कहीं ना कहीं से ये लोगों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये लग रहा है कि नहीं, सनातन धर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम फिर से अपने वर्चस्व को हासिल करना चाहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं से एक छोटा सा मुद्दा या बड़ा मुद्दा कह लें, ये भी एक नज़र आ रहा है युवाओं में। दूसरी बात अगर हम ये बात करें कि अगर रोजगार की हम बात करें तो उसके पे थोड़ा सा बीजेपी को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से इसका एक वीक पॉइंट जो बना है उसका अच्छा खासा कांग्रेस ने उसको भुनाया है, और जो चुनाव 19 से हुए थे और अभी जो 24 में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मुद्दा लेके बहुत जोर से कांग्रेस भी सामने निकल के आ रही है, और युवाओं को कहीं ना कहीं से इस बात का अंदेशा भी है कि आने वाले समय में जो 24 का चुनाव हो रहा है तो कहीं रिजल्ट इस तरह को देखने को ना मिले। तो कड़ी टक्कर तो वहाँ छिंदवाड़ा में है ही इस मुद्दे को लेके, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में भी ये बात है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो बीजेपी यहाँ पे बढ़त मतलब बनाते हुए नजर आ रही है। युवाओं में जिस तरह हमने बात किया तो वो बीजेपी का ही एक तरफा नारा हमें और बात करते हुए देखने को मिला।
बिल्कुल मनीष, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। हालांकि एक जो सीट है छिंदवाड़ा की, वहां पर असमंजस की स्थिति है क्योंकि कड़ाके की टक्कर वहां पर हम देख सकते हैं। मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? मनीष यादव, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर क्या लगता है आपको, मतदाता का मूड क्या है, मतदाता के मन में क्या है? 8 सीटें जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने बताया कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश की अगर 8 सीटों की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल आप क्या माहौल देख पा रहे हैं? आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरीके से एक चीज साफ तौर पे ये जाहिर हो रही है कि जो युवा वर्ग है, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, महंगाई का मुद्दा हुआ, जिस तरीके से जो बीजेपी का वीक जो पॉइंट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खत्म एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरी गरीबी ही दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं। और एक जो मैनिफेस्टो की बात भी आई है, क्योंकि जो बीजेपी का 2019 का मैनिफेस्टो था और जो 24 में लॉन्च किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है बदलाव देखने को मिला है। और जो विपक्ष है उसका भी मैनिफेस्टो में देखेंगे तो चढ़ बढ़ के हिस्सेदारी और जो भी भागीदारी है उसको लेकर के जो है तमाम वो बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो युवा वर्ग है, जो भी लोग हैं, वो बदलाव इस बार बिल्कुल देखना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी की जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हर एंगल है, हर जो हथकंडा है वो अपनाने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। विपक्ष इतना ये पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, जो प्रयास जो हर संभव प्रयास है वो बराबर करते नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनीष, और जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर प्रयास तो करते नजर आ रहा है, लेकिन जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतदाता के मन में क्या, क्योंकि जिस तरह से मतदाताओं की अगर हम बात करें तो अन्य मुद्दों के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं मतदाता के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी जो 8 सीटों पर जिस तरह से आपने बताया कि मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। मनीष कुमार, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी मैनिफेस्टो को लेकर जो अभी मनीष यादव जी ने बात कही है कि मैनिफेस्टो जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2019 और 2024 की अगर हम बात करें, मैनिफेस्टो में जिस तरह से, क्योंकि 2019 में जो योजनाएं चलाई जा रही थी बीजेपी की ओर से वही 2024 में कंटिन्यू की गई हैं। मैनिफेस्टो को लेकर जो योजनाएं पहले चल रही थी वो वही आगे बढ़ाई गई हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से आयुष्मान को लेकर मैनिफेस्टो में बात हुई, इसी के साथ साथ बाकी अन्य चीजों को लेकर भी मैनिफेस्टो का आपको क्या लगता है, कितना असर मतदाता के मन पर पड़ा है? जी देखिए, मैनिफेस्टो ही एक ऐसा होता है जो मतदाताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमने 5 साल में क्या किया और 5 साल में अगले क्या करने वाले हैं, ये हम मैनिफेस्टो के जरिए से मतदाता जो है हमारे हैं, जो वोटर्स हैं, उनको हम बताते हैं कि देखिए हमारा ये विज़न है और हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में किया और जो करने वाली है कि नहीं, हमारा मैनिफेस्टो में जो 19 में उसका था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव उसने नहीं किया, 1-2 नए मुद्दे उसमें और जोड़े हैं, आयुष्मान कार्ड वाला कुछ मुद्दा जोड़ा है उसमें। लेकिन एक जो इसके विपक्ष में जाके मैं बात करूं कांग्रेस की, तो उसका जो मैनिफेस्टो है वो बहुत दमदार तरह से इस बार उसने अपना मैनिफेस्टो पेश किया है और कहा है कि हम रोजगार पे बात करेंगे और उसके बाद जो अग्निवीर योजना थी हम उस पर बात करेंगे और जो युवा हैं उनको हम एक स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो दोनों की तुलना में अगर की जाए तो ये बीजेपी ने पहले ही ये सब मैनिफेस्टो में तैयार कर दिया था और बताया था कि हम ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि बीजेपी की, तो बीजेपी इन सब मुद्दों को तार करते हुए भी आगे बढ़ रही है और अभी भी लोगों के मन में वो छाप बनी हुई है कि हमको मतलब कि कहीं ना कहीं से बीजेपी को ही जिताना है, क्योंकि बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं से नया कुछ करने को मिलेगा जो पिछले 10 साल में उन्होंने देखा है। तो ये जितने भी मैनिफेस्टो आ रहे हैं जो अभी लेकर आई है कांग्रेस सरकार या बीजेपी, लेकिन कुछ भी कहा जाए, लेकिन लोगों के जो दिल में है वो दिखाई पड़ रहा है इस वोटिंग के माध्यम से। तो बीजेपी फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी बढ़त में है। बिल्कुल मनीष कुमार, जिस तरह से आपने बताया कि मैनिफेस्टो का जो प्रभाव है वो मतदाता के मन पर एक अलग ही असर डालता है। और यहाँ पर लगातार हम 102 जो सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहे हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सुबह 7 बजे से, एक बार फिर आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक, तो कई क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक वोटिंग जो है वो आज होनी है। और 11
11 बजे तक के जो आंकड़े आपको बताए हैं वो लगातार 30% वोटिंग जो है वो लगभग सभी राज्यों में हो चुकी है। आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देश के 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और मतदाताओं से अपील की है कि घर से निकले, अपने मत का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ओर से भी तमाम जो मतदाताओं को लुभाने के प्रयास थे वो पहले से किए गए। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मतदान केंद्रों पर की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर मतदान केंद्र पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इलेक्शन में हमारे इलेक्शन बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।